नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने YouTube चैनल मैथ मीडियम के माध्यम से आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या क्या है, प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में बताने जा रहा हूं और फिर महत्तम यानी कि HCF के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही मज़ेदार सवाल है और इसके बारे में जानते भी होंगे और मैं जो बताऊंगा वो कुछ नया ज़रूर बताऊंगा इसमें। और आइए बताते हैं क्या क्या फिर बताने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि 2 क्वेश्चन कराएंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहभाज्य है, यानी इस जो संख्या दिया उसमें कौन अभाज्य है कौन नहीं है, ये सब पहचानना कैसे जाता है इसके बारे में बताऊंगा। और फिर ये जो महत्तम जो है HCF, ये 2 विधि से निकलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकलता है और भाग विधि से भी निकलता है। और मैं आपको ये सब बताऊंगा और ये सब सीखना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए मैं पहला बताता हूँ, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। मैं इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी दे दिए थे और आपको पता नहीं है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो सहअभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, वैसी 2 संख्या जिसका सार्वगुणनखंड केवल एक होता है। यानी कोई 2 संख्या लेना है और उसका सार्वगुणनखंड केवल एक आता है तो वो सबको बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। जैसे कि कोई 2 संख्या ले लीजिए, जैसे कि ये 8 ले लीजिए और ये 6 ले लीजिए। अब बताइए कि ये जो संख्या है वो सहअभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ेगा कि इस दोनों का जो होगा सार्वगुणनखंड वो 1 है तो ठीक है, सहअभाज्य हो जाएगा, और 1 के अलावा और कुछ भी होगा सार्वगुणनखंड तो क्या होगा, यह सहअभाज्य नहीं होगा। जैसे कि 8 का हम गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे 8 गुणनखंड कौन कौन होता है, 1 होता है, यानी कि 8 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 8 काटेगा, ये सब 8 काटने वाला, यानी 8 का पढ़ा में सब आता है। और क्या है, फिर 6 को लिख लेंगे, यानी 6 का जो गुणनखंड होता है वो सब लिख लेना। जैसे 6 को कौन कौन काटेगा वो सबको लिख लेना है, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। यानी 8 को जो काटेगा वो सब लिख लेना है, 6 को जो काट सकता है वो सबको लिख लेना है। और उसके बाद देखना है कि सार्वगुणनखंड एक के होता है क्या और है। तो इसमें देखिए जो मिल रहा है ना दोनों में, यानी कि 1 मिल गया फिर 2 मिल गया, तो यही 1 और 2 सार्वगुणनखंड कहलाता है। यानी कि जो दोनों में मिल गया, दोनों गुणनखंड निकाल लेना है, जो संख्या दोनों में मिल जाए वो सबको लिख लेना है, और जो आंसर आएगा वही सार्वगुणनखंड होता है। लेकिन कि इसमें क्या बताया गया है कि गुणनखंड केवल 1 होता है, यानी कि सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है। तो यहाँ देखिए क्या आया, 1 और 2 दोनों आया, तो यानी कि यह सार्वगुणनखंड यानी कि सहअभाज्य नहीं है। अब कोई और संख्या लीजिए, अब एक और संख्या ले लीजिए, जैसे कि 12 और 35। अब यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, 12 का जो गुणनखंड होता है उस सबको लिख लीजिए, यानी कि 12 को जो काटेगा उस सबको लिख लीजिए। 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है। तो जो काट, फिर उसके बाद क्या होगा, 12 काट सकता है। फिर 35 को जो काटेगा वो सबको लिख लेना है। 35 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, 5 काट सकता है, 7 काट सकता है और 35 काट सकता है। अब देखिए इसमें जो मिल रहा है ना दोनों में, वो क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 ही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। तो जब 1 ही मिलता है ना दोनों में, यानी कि जिसका सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है, उसी को बोला जाता है सहअभाज्य। तो क्या मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, तो क्या है, 12 और 35 सहअभाज्य संख्या है। यानी कि सहअभाज्य संख्या जो है ना आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। आइए, सार्वगुणज क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज वैसी संख्या है जो प्रत्येक के गुणज में आता है। यानी कि इस सार्वगुणज के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 2, 3, 4 संख्या दे देगा, जैसे कि 4 दे देगा, 2 दे देगा, और माने 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। अब पूछेगा कि इसका सार्वगुणज निकालिए, तो क्या करना पड़ता है, तो ये क्या है,
दो संख्या है, 2 से अधिक संख्या है, 2 को भी दे सकता है और 2 से अधिक भी दे सकता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सारगुणज वैसी संख्या है जो प्रत्येक के गुणज में आता है, यानी कि दुइयों के गुणज में भी आएगा, 3 के भी गुणज में आएगा और 4 के भी गुणज में आएगा। यानी गुणज का मतलब होता है जो दुइयों के पहरा में आवेगा, तीनों के पहरा में आवेगा, चारों के पहरा में, यानी कि तीनों के पहरा में जो आता है ना वही संख्या सारगुणज कहलाता है। जैसे कि देखिए पहले 2 का लिख लीजिए, कौन कौन होता है सार गुणज, कौन कौन होता है 2 के गुणज, यानी कि 2 के पहरा पर लिख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब होता है और भी होगा। फिर 3 के भी लिख लेना है, कौन कौन होता है 3 का गुणज, यानी कि 3 के पहरा लिखना है। 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 15 के बाद 18 होता है, 18 के बाद और 21 होगा, 21 होगा, 21 के बाद 24 होगा। फिर 4 का भी गुणज लिख लेना है। तो 4 का गुणज कौन कौन होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 16 के बाद 20 होता है, 20 के बाद 24 होता है, ये सब होता है। तो इसमें क्या है, सारगुणज जब कहेगा तो क्या करना है कि जो तीनों में आवेगा उसी को लिखना है। जैसे कि जो संख्या दुइयों के पहरा में आता है, 3 के पहरा में भी आता है और 4 के पहरा में भी आता है, उसी के लिखना है। तो कौन जो है सब तीनों के पहरा में आता है, देखिए ये जो है इसमें कौन सब में आ रहा है, तो 12 12 सभी में आ रहा है, 12 12 तीनों में आ रहा है। फिर 12 के बाद आगे बढ़िएगा ना तो 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद नहीं 22 छूट गया, 24 होगा, 24 के बाद 26 होगा, इस तरह से होगा। और 3 के पहरा 18 तक नहीं होगा, 21 भी होगा, 24 भी होगा, ये सब भी होगा। 4 का पहरा 20 हो गया, 24 हो गया, फिर क्या होगा इसके बाद 28 भी होगा, ये सब होगा। तो देखिए तब फिर क्या है, 2 के पहरा में 24 भी आता है, फिर 3 के पहरा में भी 24 आता है और 4 के पहरा में भी 24 आता है, यानी कि 12 भी आ गया, 24 भी आ गया। इसके बाद क्या आएगा, 36 आएगा, 36 के बाद 48 आएगा, यानी कि ये सब जो संख्या आ रहा है ना क्या है, 2 के पहरा में भी आ रहा है, 3 के पहरा में भी आ रहा है, 4 के पहरा में भी आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, 2 के पहरा में और बढ़ाइए, इधर करिए, 3 के पहरा और बढ़ाइए, 4 का पहरा और बढ़ाइए, 24 28 के बाद और बढ़ाइए, 32 लिखिए, 32 के बाद 36 लिखिए और लिखते लिखते जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये जो है ये तीनों में मिलेगा। आप समझिएगा कि 48 के बाद क्या होगा, यानी कि 12 का पहरा पढ़ दीजिए, वो सब जो है ना आ जाएगा, इस सबका सारा गुणज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर 3 को दिया है, आपको कोई 2 संख्या दे देगा और सारा गुणज निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तो आप ऐसे ही लिखिएगा, पहला संख्या को लिख लीजिएगा गुणज, फिर तीसरा का लिख लीजिएगा, फिर दूसरा इस सब संख्या को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या क्या जो तीनों में मिलेगा चाहे दोनों में मिलेगा, और आपको चारों संख्या दिया गया है तो चारों में जो मिलेगा उसी सबको लिख लेना है और वही सब सारगुणज कहलाता है। अब बताते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलता है प्राइम फैक्टर बोला जाता है। तो देखिए बताते हैं, जैसे कि ये 8 है, ये 8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करना होगा आपको, यानी कि 8 जो है किसके किसके माने कौन कौन से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग लग जाएगा, माने कि किसी को गुणा करने पर 8 आता है तो 2 को 4 गुणा करने पर 8 आता है, तो ये हो गया। अब देखिए 2 किसी से गुणा कराने पर आता है, 2 को और तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन 4 को टूट सकता है। कौन कौन में टूटेगा, ये 2 में और फिर 2 में टूट जाएगा। तो यानी कि 8 का कौन कौन अभाज्य गुणनखंड हुआ, देखो 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, 8 का ये हुआ। उसी तरह से आपको कोई इतना दे दिया संख्या 18 दे दिया गया, अब इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करना है आपको, ऐसे भी कर सकते हैं। 18 कैसे लगेगा, 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा कि 4 से लगेगा कि 5 से लगेगा, तो इसके लिए कौन किस संख्या से कटेगा इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और तब ये अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है जैसे लिखने का, 2 से कटने वाला है क्योंकि इसके अंत में 8 है। देखिए 2 के पहरा में 9 मरते जाएगा तो 9 से कट गया, फिर ये जो 9 है ये भी कटने वाला है 3 से, 3 तिहाई 9। अब 3 को फिर और नहीं काटेंगे, क्या 3 को काटेंगे, 3 किसके पहरा में आता है, 3 के पहरा में आता है, माने खुद अपने के पहरा में आ रहा है तो अपने से अपने वाला में नहीं करेंगे, कर भी दीजिएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर
18 गुणनखंड कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और फिर 3 हो गया, ये हो गया 18 गुणनखंड, यानी कि 2 3 6 और 6 3 18 पूरा गया। उसी तरह से आपको और 24 दे दिया जाए, ऐसा गुणनखंड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करिएगा, आप इसका ऐसे निकालिए। ये किससे किससे कटेगा, पहले देखिए 2 से कटने वाला है, तो 2 से काट के देखिए, 12 दूना 24, 2 से फिर काटिएगा, 6 दूना 12, 2 से और काटेगा 3 दूना 6, ये हो गया, यानी कि 24 का कौन कौन आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, फिर 3 आया, यानी कि 2 3 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो ये सब ही होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। अब जब ये अभाज्य गुणनखंड जान गए हैं तब आपको महत्तम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। महत्तम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके निकालने के लिए 2 नियम है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि जो बताए हैं इस विधि द्वारा, और एक होता है भाग विधि द्वारा। अब बताते हैं, पहले बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके लिए 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पहले दिया गया संख्या का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग लिखिए। जैसे कि आपको कोई 2 संख्या दे देगा, जैसे कि 8 दे देगा और 16 दे देगा, अब कहेगा कि इसका HCF निकाले, तो आपको 2 को दे दिया, तो क्या करना है, इसके हिसाब से पहले दिया गया सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अलग लिखिए, यानी कि 8 का अलग लिखिए अभाज्य गुणनखंड, फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड अलग लिखिए। अब देखिए दूसरा बात क्या है, जो संख्या प्रत्येक में आता है उसको गुणा करा लीजिए, माने जो 8 में भी आवेगा 16 में भी आवेगा उसको गुणा करा लीजिए, हो गया आंसर, और HCF आ गया आपका। जैसे देखिए 8 का पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 8 को कैसे निकलेगा, तो हम 8 को ये ऐसे निकाल सकते भी, 8 से ऐसे देखिए कैसे निकलेगा, ऐसे 2 से 2 चौका 2 से 2 दूना, यानी कि कौन कौन आया, 2 2 2 3 को 2 आया, इसको गुना करा के लिखिएगा, यानी 3 को 2 आया तो गुना करा के लिखिएगा, 8 का ये हो गया। फिर 16 का निकालना है, तो 16 क्या होता है, 2 से 8 दूना, 2 से 4 दूना, 2 से 2 दूना, कौन 4 को 2 आया, तो आप 4 को 2 लिख लीजिए। अब इसके हिसाब से क्या है, जो प्रत्येक में आता है उसे गुना करा लीजिए, यानी कि जो दोनों में आता है ना उसको गुना करा लेना है। जैसे कि कौन कौन दोनों में आता है, एक ई आ गया दोनों में, फिर क्या आया, ई दोनों में आ गया, माने जो आया था उसको दोबारा नहीं गिनती करेंगे, माने उसको एक जोड़ा में से एक ही लेंगे, और फिर ई दोनों आता है, तो क्या है 2 आया, फिर ई आया, फिर ई आया, गुना करा लीजिए, कितना हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 हो गया आंसर, माने कि 8 के और 16 का महत्तम आ गया 8। ये छोटा सा अंक है, इसको आप बिना ऐसे निकाल करे हुए भी मुंह पर ही बता सकते हैं। जैसे देखिए महत्तम क्या कहता है, महत्तम कहता है कि वैसा संख्या बताइए जो दोनों को काट दे, माने कि वैसी संख्या बताइए जो दोनों को काट दे। अब देखिए कौन संख्या दोनों को काटने वाला है, तो 2 जो है ना दोनों को काट देगा, क्योंकि 2 के में 8 भी आता है 16 भी आता है। फिर 4 जो है दोनों को काट देगा, फिर 8 जो है दोनों को काट देगा। अब देखिए 2 भी दोनों को काट रहा है, 4 भी दोनों को काट रहा है, 8 भी दोनों को काट रहा है, तो क्या करना है, आंसर कौन होगा, तो महत्तम का इंग्लिश क्या होता है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़का कॉमन, तो सबसे बड़ा कॉमन कौन है, 8 है, इसलिए 8 है आंसर। इसके लिए आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे कि 25 हो गया और 30 हो गया, ये 2 हो गया है ना, इसका कह दिया जाएगा कि HCF निकालें, इसका महत्तम निकालें। तो इसके लिए आप मुंह पर ही बना सकते हैं। जैसे कि देखिए कौन संख्या सबसे बड़का है जो दोनों को काट रहा है, तो दोनों को काटने वाला कौन है, एक को तो है, ये है 5, तो बस यही हो गया आंसर। नहीं तो ऐसे बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, 25 का निकालिए गुणनखंड, 5 मरते 5, यानी कि 25 बराबर क्या क्या आया, 5 गुने 5 आया। फिर 30 के निकालिए, 30 से क्या निकाले, 2 से लगाए तो 15 दूना 30, और बाद 3 से लगाए तो 5 15, यानी कौन कौन आया, 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। अब क्या कहता है, जो दोनों में आता है उसको लिख लीजिए, दोनों में कौन आ रहा है, 5 ही आ रहा है,
बस क्या करना, दोनों के लिए गुना कर लीजिए। तो 5 गुने 5, नहीं नहीं नहीं, एक के को ना 5 आ रहा है, इसमें से एक, इसमें से एक, यानी कि दोनों मिला के एक जोड़ा हुआ, इसमें एक के को लेना है, यानी कि 5 मिल रहा है दोनों में जो मिल रहा है उसको लिखना है। तो 5 मिल रहा है, इसलिए 5 आंसर, यानी कि जो मिलेगा दोनों में उसको आंसर कहा जाता है। अब आइए हम आपको कोई और संख्या लेते हैं, उसका महत्व निकालना है। जैसे कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं अभी हम, जैसे 60 हो गया, 60 के बाद 40 हो गया, 40 के बाद हम ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। ये संख्या हो गया। इसका आपको HCF निकालना है। इसका आपको HCF निकालना है तो क्या करना है, 60 का जो होगा गुणनखंड 100 लिख लीजिए, 40 का जो होगा से लिख लीजिए, फिर 80 का जो होगा तुम लिख लीजिए। तो देखिए 60 का गुणनखंड कौन कौन होता है, तो देखिए हम 60 को निकालते हैं। 2 से 30 दूना, 2 से 15 दूना, अब 2 से नहीं लगने वाला तो 3 से लगेगा, तो 3 से 5 3 15, यानी 60 है कौन कौन आया, 2 2 3 5, तो लिख लीजिए सबको, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये सब आया। उस तरह से आप 40 का लिख लीजिए, 40 का 2 से लगाइए तो 20 दूना, इसको 2 से लगाइए तो 10 दूना, और इसका 2 से लगाइए तो 5 दूना। तो क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, फिर 5 आया, हो गया 40 का हो गया। अब 80 का लिख लीजिए, 2 से लगाइएगा 40 दूना, 2 से लगाइए 20 दूना, 2 से लगाइए 10 दूना, 2 से लगाइए 5 दूना, कौन कौन आया, 2 2 2 2 2 5, यानी कि लिख लीजिए सबको, 2 2 2 2 फिर 5। अब जो तीनों में आ रहा है ना, उसी सबको लेना है और गुना करा देना है, यानी कि महत्तम निकाल क्या होगा, इससे बराबर क्या होगा जो तीनों में आ रहा है, यानी कि देखिए ये तीनों में आ गया, तो एक को लिख लेना है, इनमें से 3 को लिख लीजिएगा, एक को लिख लेना है। फिर उसके बाद जो फिर कौन अब बचा हुआ है उसमें कौन कौन मिल रहा है, देखिए 2 जो है फिर आ रहा है तीनों में, तो फिर इसमें से एक और लिख लीजिएगा। फिर क्या आ रहा है, 3 जो है देखिए इसमें तो है, इसमें नू है, तो 3 को छोड़ देंगे। 5 जो है देखिए तीनों में आ रहा है कि नहीं, तो 5 है 5 है 5 है, यानी कि 5 भी तीनों में आ रहा है, तो क्या ना इसमें से भी एक को लिख लेना है और गुना करा देना है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, हो गया आंसर। अब हम इसको भी आप मुंह पर ही बना सकते थे, जैसे कि कौन संख्या है सबसे बड़ का जो तीनों को भाग लगा देगा, कौन संख्या जो सबसे बड़ा है जो तीनों को भाग लगा दे। तो आपको सोचिए इस तीनों को भाग लगाने वाला 2 भी है, यानी कि 2 जो है ना तीनों को भाग लगा देगा। फिर तीनों के भाग लगाने वाला इसमें 4 भी है, क्योंकि 4 से भी तीनों कटेगा, 4 से कटेगा ये 15 मरतबे, 4 से कटेगा ये 10 मरतबे, 4 से कटेगा ये 20 मरतबे, 4 से भी कट जाएगा। उसके बाद फिर 5 से भी तीनों कट जाएगा, 5 से कटने के बाद ये 10 से भी तीनों कट जाएगा, माने 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से भी कट जाएगा। 10 के बाद क्या होगा, 20 से भी कट जाएगा, क्योंकि 20 23 60, 20 81 है, 20 23 60, 20 दूना 40, 20 81, यानी 20 से भी कट जाएगा, यानी इतना संख्या से ये तीनों कटने वाला है। तो इसी में आपका महत्तम का आंसर छुपा हुआ है। तो सबसे बड़का वाला को लिख लेना है, 20, हो गया आंसर। अब आइए हम बताते हैं भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा जानने के लिए क्या करना होगा आपको, वीडियो लंबा हो गया है इसलिए मैं इसके लिए अगला पार्ट बना दूंगा, भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है महत्तम। धन्यवाद। आइए अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कर देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहभाज्य है, यानी कि 18 16 है कि नहीं है, 35 37 है कि नहीं है, और 33 45 है कि नहीं है। और देखिए 18 है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 को आप जो सारा गुणनखंड होता है, माने गुणनखंड होता है, उसको पहले लिख लीजिए। 1 के पढ़ा में आता है, 2 के पढ़ा में आता है, 3 के पढ़ा में आता है, और 6 के पढ़ा में आवेगा, 9 के पढ़ा में आवेगा, 18 के पढ़ा में आवेगा। तो 18 का गुणनखंड लिखा गया। उस तरह से आपको 16 का गुणनखंड लिख लीजिए। 16 किसके किसके पढ़ा में आवेगा, 1 के पढ़ा में आवेगा, 2 के पढ़ा में आवेगा, 4 के, फिर 8 के, फिर 16 के पढ़ा में आवेगा। तो यानी कि 18 गुणनखंड 16 गुणनखंड लिखा गया। अब सहभाज्य लिखना है, माने कि सारा गुणनखंड लिखना है। सारा गुणनखंड कौन कौन है, यानी कि कौन कौन जो है दोनों में आ रहा है। तो 1 1 दोनों में आ रहा है, फिर 2 2 दोनों में आ रहा है, यानी कि 1 और 2 दोनों आ रहा है दोनों में। तो क्या है,
ये सहभाज्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि सहभाज्य होने के लिए क्या 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 चाहिए? सिर्फ एक दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर दो भी आ जा रहा है, इसलिए सहभाज्य ई नहीं है। फिर अब 1537 देखिए, 15 का भी निकाल लीजिए गुणनखंड। कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर क्या होता है? 15 के पढ़ा में होता है, इसलिए 15 हो गया। 37 से कौन कौन होता है? 1 होता है और 37 से होगा, कोई नहीं। यानी 37 जो है सिर्फ एक के पढ़ा में आएगा, 37 के पढ़ा में आता है और कोई इसके पढ़ा में नहीं आता है, तो ये हो गया। अब सार्व गुणन खंड कौन है तो लिख लीजिए, यानी कौन दोनों में मिल रहा है? एक मिला है दोनों में, एक लिख लीजिए। यानी कि इस दोनों में मिलने वाला क्या है? एक ही है जो दोनों में मिल रहा है, एक के अलावा तो कोई है नहीं। तो जब दोनों में एक ही जो मिलता है ना, उसी को सहभाज्य बोला जाता है। तो सहभाज्य हो गया। अब देखिए 33 45 है कि नहीं है, तो 33 का लिख लेना है जो गुणनखंड होता है ऐसे, यानी 33 किसी से पढ़ा में आता है? 1 के पढ़ा में आता है, और फिर 3 के पढ़ा में आता है, 33 के पढ़ा में 11 के पढ़ा में आता है, फिर 33 के पढ़ा में आता है। फिर 45 को लिख लीजिए, तो 45 किसी से पढ़ा में आता है? तो 1 के पढ़ा में आता है, 3 के पढ़ा में आएगा। अब 3 के पढ़ा में कैसे आएगा? इसके लिए हम भाग के बारे में बता दिए थे कि कौन संख्या किससे कटेगा। तो यानी कि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 5 और 9, तो जब 9 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा, इसलिए 45 से 3 से कट जाएगा। 3 के बाद क्या होगा? ये 5 से भी कट जाएगा। 5 से क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसके अंत में क्या है? 5 है, यानी कि 0 चाहे 5 रहता है ना, उसको 5 से कट जाता है, तो अंत में 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। उसके बाद क्या है? 9 से भी कट जाएगा। 9 के बाद ये 15 से कटेगा, 15 के बाद ये 45 से कटेगा। और देखिए दोनों में कौन कौन आ रहा है? दोनों में 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी 1 3 दोनों आ रहा है, तो इसलिए ये सहभाज्य नहीं हुआ। सिर्फ 1 मिलता दोनों में तो सहभाज्य हो जाता, लेकिन 3 भी मिल रहा है, इसलिए सहभाज्य ये नहीं हुआ। यानी सहभाज्य कौन हुआ? सिर्फ ये हुआ, ये नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं होगा।